Good afternoon, everyone. Welcome to Study IQ. Myself, Monica, and I am a senior agriculture faculty at Study IQ. So, this is a small introduction about myself at Study IQ. और आज का आप टॉपिक देख ही रहे होंगे, हाउ आई स्कोर्ड 310 मार्क्स इन माई एग्रीकल्चर ऑप्शन। कैसे मुझे ये 310 मार्क्स का टारगेट मिला। अगर देखा जाए तो अबाउट 280 अगर आपने स्कोर किया है ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो वो बेस्ट स्कोर माना जाता है, और 310 वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। मैंने 2021 में जब अपना मेंस दिया था, एट दैट टाइम आई हैव स्कोर्ड दिस 310 मार्क्स। 310 मार्क्स आए थे मेरे एग्रीकल्चर ऑप्शनल में। पहले मैं आपको थोड़ा सा खुद से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, व्हाट इज़ माय ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड दैट। मेरी जो ग्रेजुएशन है that is in plant biotechnology. After that my masters is also related to agriculture. ठीक है, आपका एग्रीकल्चर बायोटेक। देन नेट क्वालिफाइड किया मैंने इसी में। उसके बाद मैंने थीसिस, मेरी जो थीसिस थी, रिसर्च वर्क था, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और जो मेरी रिसर्च वर्क जो था मेरा, दैट इज़ सिलेक्टेड इन द टॉप 10 थीसिस बाय ICAR। टॉप 10 थीसिस में उसको सिलेक्ट किया गया। और फिर उसके बाद कॉलेज में 2-3 साल पढ़ाया। देन आई ट्राइड टू यूपीएससी। ठीक है, फिर यूपीएससी दिया। तो दिस इज़ माय एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, मैम ने शुरू से ही एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टडी की है, पढ़ाई की है, तो इसलिए मैम के इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए होंगे, इसलिए आपके 310 मार्क्स आ गए होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल में मतलब मेजरली बच्चे एग्रीकल्चर ऑप्शनल वो लेते हैं जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर, बट स्टिल दोज स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग दैट मार्क्स। उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। इवन मैं पर्सनली 2-3 स्टूडेंट्स को ऐसे को जानती हूँ जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे और उन्होंने 3-4 साल बाद इसको छोड़ने का फैसला ले लिया कि हम इसको चेंज कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। वो एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे। सो दैट्स नॉट द थिंग हियर। ठीक है, तो यहां पे अगर आपने स्कोर करना है 310 के करीब, अगर आप 300 या 280 प्लस भी अगर आप मार्क्स स्कोर करते हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर ये आपका माना जाता है। तो पहले हम एक बार एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में समझते हैं कि इसमें ऐसा सब्जेक्ट ये है क्या, और ऐसी क्या टेक्निक्स मुझे लानी पड़ेंगी, क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा मेरी आंसर राइटिंग के अंदर कि मेरा स्कोर जो है इतना बढ़िया हो जाए। तो अब यहाँ एक बात करते हैं कि देखो, एग्रीकल्चर जो है हम समझते हैं जनरली, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है उसे लगता है कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही जेनरिक सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इज अ साइंस सब्जेक्ट, ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। यहां पर आपका केमिस्ट्री भी आती है, आपकी बायो भी आती है, फिजिक्स भी आ जाती है, कुछ एस्पेक्ट्स इसमें इकोनॉमिक्स के भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर साइंटिफिक सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी देता है। देखो, अब बात आती है कि अरे साइंस का सब्जेक्ट है तो व्हाट अबाउट द आर्ट स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट क्या करेंगे, और इसमें बायो की एप्लीकेशन ज़्यादा है, बायोलॉजी से रिलेटेड है ज़्यादा, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैसे कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर कोई भी स्टूडेंट ले सकता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती कि मैंने क्यों चूज़ किया एग्रीकल्चर। देखो, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्लांट बायोटेक, बायोलॉजी, इससे रिलेटेड रहा है। तो जब मैंने मेरा ऑप्शनल सेलेक्ट किया था, आई डोंट वांट टू बर्डन माई सेल्फ विद इन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। क्योंकि जैसे मार्केट में, अगर आपका मार्केट में मैं क्या कहूँगी, जनरली अगर बच्चों में, स्टूडेंट्स में देखा जाए तो कुछ एक ऑप्शनल बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। मोस्टली मेजरली एंथ्रो हो गया, PSIR हो गया, ज्योग्राफी हो गया एंड फ्यू मोर। तो बच्चे वहीं ज़्यादा जाते हैं, उनको लगता है कि ये स्कोरिंग है।
बट मेरे साथ ये केस था, आई डोंट वांट कि मेरे पास एक और बर्डन आ जाए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का। तो मुझे, जब मैंने सारे ऑप्शनल के सिलेबस से गो थ्रू किया, तो मुझे एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो सिलेबस था बहुत इजी लगा, और उससे मुझे लगा कि मैं GS3 जो मेरा एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और फिर उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का पोर्शन है, कुछ पॉलिसी रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल, तो ये मेरा वहाँ से कवर हो जाएगा, और एनवायरनमेंट फिर मुझे एनवायरनमेंट और साइंस एक्स्ट्रा साथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स वाई आई सिलेक्टेड दिस एग्रीकल्चर ऑप्शनल। मेरा सीधा सा ये था कि मैं नहीं चाहती थी खुद को एक दूसरे सब्जेक्ट से बर्डन कर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका कि इसके लिए, इसके अंदर एक अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपने इसको सेलेक्ट करना है अपनी चॉइस बेस पर, आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अब बात करते हैं कि कैसे एक अच्छा स्कोर हासिल किया जाए इसमें। देखो, अगर आप यूपीएससी के गाइडलाइन पढ़ेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो वहां पर सीधा सीधा लिखा है कि यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ अ ग्रेजुएटेड लेवल स्टूडेंट, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं शुरुआत से यहाँ बात करती हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को वो जीएस के सब्जेक्ट से रिलेट कर लेते हैं। जीएस के सब्जेक्ट से रिलेट करना मतलब उनको लगता है कि जैसे हम जीएस का आंसर लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इसके पोर्स क्या है, कॉन्स क्या है, ये सब हम वहाँ पर लिख रहे हैं, तो हमें ऑप्शनल के सब्जेक्ट में भी इसी तरीके से आंसर लिखना है कि इंट्रो, हर एक चीज़ का बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, आपका बेनिफिट्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होगा। नहीं, दैट इज़ अ कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी। वो पूरे तरीके से रॉन्ग है। जहां पर आप इंट्रो, मतलब इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तो आपने लेना है, बट नॉट इन दैट फॉर्मेट। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन जहां पे आप हर एक चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स लिख रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट लिख रहे हैं, ये ऑप्शनल के लिए काम नहीं करता है। ये आपकी एक जर्नल नॉलेज, जो आपके जेनरिक आंसर्स है, उसको शो कर रहा है। अब आपके जेनरिक आंसर्स को चेक करने के लिए यूपीएससी ऑलरेडी आपका जीएस का पेपर ले रहा है। आपको ऑप्शनल में भी जेनरिक आंसर्स नहीं लिखने हैं। ऑप्शनल वो ले रहा है कि आपके पास उस चीज की कितनी टेक्निकल नॉलेज है, इसलिए वो चेक करता है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और स्पेसिफिकली साइंस बेस्ड सब्जेक्ट के लिए, तो आपने अपने आंसर में टेक्निकल नॉलेज बना करके रखनी है। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा ऑप्शनल के अंदर। तो यहां पर जो मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, ये एक बहुत ही आपका, मैं कहूंगी, स्टैटिक है, साइंटिफिक है, ठीक है, एंड कंसेप्ट यहां पर चाहिए आपको। तो देखो, अब एक बात समझते हैं, स्टैटिक ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये मेरा, स्टैटिक है। तो यहां जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर एसेंशियल मिनरल्स, या आपका टॉपिक है सिलेबस के अंदर कि एसेंशियल मिनरल्स क्या है। तो ये जो एसेंशियल मिनरल, आप 10 साल बाद भी एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो ये एसेंशियल मिनरल सेम ही रहेंगे, इसका क्राइटेरिया सेम ही रहेगा। तो आपने एक बार इन स्टैटिक टर्म्स को, इस स्टैटिक सब्जेक्ट को कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। हर एक चीज में देखो, साइंस जहां है वहां पे रीजन होगा। जैसे एसिडिक सॉइल, अब एसिडिक सॉइल में हमने पढ़ लिया कि पीएच 7 से कम हो जाता है, उस सॉइल को हमने कह दिया एसिडिक सॉइल। बट वाई, ऐसा क्या हो रहा है उस सॉइल में, वो रीजनिंग जाननी है मुझे, तभी मेरा कंसेप्ट बिल्ड होगा कि भाई H+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है, साथ के साथ आपकी एल्यूमिनियम और आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और लीचिंग हो जाती है बेस फॉर्मिंग के टायन्स की, वो भी समझाऊंगी मैं आपको। तो इसलिए ये आपका एसिडिक सॉइल हो रही है। मतलब आपने जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो यहां पर, तो आपने उसके साथ उसकी रीजनिंग तैयार करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको वो चीज एक बार क्लियर हो जाएगी और आप उस चीज को भूलोगे नहीं कभी।
ठीक है, तो स्टैटिक है ये सब्जेक्ट और कंसेप्ट बिल्डिंग पर मुझे ध्यान देना है। बस एक बार ये चीज हो जाए फिर बचता है आपके पास रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। अब हम बात करते हैं कि मुझे मेरे आंसर कैसे लिखने हैं, कैसे मैं अपनी आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव करूं कि मैं एक अच्छा स्कोर अबाउट 280 में लेकर के चलती हूं, कि कैसे एक अच्छा स्कोर हासिल किया जा सकता है। देखो अब यहां पर आपने सबसे पहले तो सिलेबस, सिलेबस एंड पीवाईक्यू, ये आपका गॉड है एक तरीके से, इनको आपने छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे सिलेबस के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं सबके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, कीवर्ड से ही ड्राइव करके क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक चीज देखो, आपका जो स्टैटिक सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो सिलेबस से ही आएंगे, कुछ चेंज होकर के नहीं दे सकता है। दे कैन मॉड्यूलेट द लैंग्वेज, दे कैन मॉड्यूलेट देयर वर्ड्स, बट जो उनके अंदर की जो भावना है, द थिंग विच दे वॉन्ट टू आस्क, वो हमेशा सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस से गो थ्रू कीजिए, एक एक चीज देखिए और उसके बाद पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स के मैं सजेस्ट करूंगी कि 10 साल के पेपर्स आप देखिए। अब जब आप 10 साल के पेपर और सिलेबस देखते हैं तो आपने क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। द कोस्ट बेनिफिट रेशियो के कहाँ है कि मैं अगर मेरा 80% टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 100% मार्क्स मिलेंगे, और छोड़ना कुछ भी नहीं है। चाहे उसमें से कभी क्वेश्चन, उस टॉपिक में से कभी क्वेश्चन पूछा हो या नहीं पूछा हो, आपने वहां पर डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है, आपने छोड़ना कुछ नहीं है। बट जहां से ज्यादा आ रहा है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, जहां से कम आया है वहां पर इतना तो आपने जरूर पढ़ना है कि अगर आंसर क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से आंसर वहां पर लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने आंसर्स के अंदर एक जो आपके साइंस सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर आपके आंसर में 3 चीजें मस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन, then your diagram, then example, और that too by maintaining the technicality। ये सब आपने टेक्निकल वर्ड्स को देखते हुए लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं वो चीज देखो, यहाँ एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, मुझे जस्ट इमेजिन कि क्वेश्चन मिला, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। या चलो ग्लाइकोलाइसिस तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी से आ जाएगा। एक बहुत ही जेनरिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर एसिडिक सॉइल, या फिर व्हाट आर एसिडिक सॉइल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एसिडिक सॉइल है क्या, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो देखो अब यहां पर अब मैं 2 आंसर्स आपको लिख करके दिखाती हूं। पहला, एक बच्चे ने एसिडिक सॉइल की डेफिनेशन लिखी, सॉइल पीएच इज लेस देन 7, कि 7 से कम पीएच, और उसने उसको अंडरलाइन भी कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दिए। ठीक है, अब यहां देखो ये बहुत जेनरिक है, अगर किसी एक बच्चे से भी पूछा जाए ना व्हाट डज इट मीन एसिड, एसिड का मतलब ही है पीएच लेस देन 7 है। तो यहां पे एग्जामिनर को कुछ स्पेशल नहीं मिला है कि एसिडिक सॉइल है क्या। आपने जब आप आंसर्स लिखते हैं तो यहाँ पे आपके या तो 150 वर्ड्स में आंसर है या फिर 250 वर्ड्स के अंदर आंसर है। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है आपको ये स्किल्स आने चाहिए कि आप उसको मॉड्यूलेट कर सके वर्ड लिमिट के हिसाब से, कि आपको कैसे अपनी मैक्सिमम बात कहनी है मिनिमम वर्ड्स के अंदर।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब एसिडिक सॉइल आया, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, एसिडिक सॉइल आर दो सॉइल, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं, आर दो सॉइल हुज pH is less than 7 and these soils are dominated by H plus ion, iron and aluminium, ठीक है, and generally found in high rainfall areas, और ज्यादातर कहां मिलती है, हाई रेनफॉल एरियाज के अंदर मिलती है। अब आप यहां पे लेस देन 7 को अंडरलाइन कर सकते हैं, H प्लस और एल्यूमिनियम एंड आयरन आयंस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एक टेक्निकल आंसर कि आपने लिखा है कि वो क्यों हो रहा है, बिकॉज दीज सॉइल आर डोमिनेटेड बाय H प्लस आयरन एंड एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है, ये डोमिनेट कर रहे हैं। तो यार डेफिनेशन में ही पता लग गया कि भाई बच्चे को पता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है फाउंड इन हाई रेनफॉल एरिया, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बहुत बच्चे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे इसके अंदर कि रूट में ऑक्सीजन डेफिसिट हो जाती है, रूट के जो ऑस्मोसिस अच्छे से नहीं हो पाता है, रूट ब्लैक पड़ जाती है, पेड़ खराब हो जाए। अब यहाँ पर आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ लिखेंगे तो हाई रेनफॉल एरिया के अंदर ये हो रही है आपकी, तो यहाँ होगा क्या, मेरी सॉइल के अंदर और भी सॉल्ट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो सॉल्ट्स है इनको बोलते हैं हम बेस फॉर्मिंग कैटायन। सॉइल के अंदर ये बेस फॉर्मिंग कैटायंस होते हैं। अगर न्यूट्रल पीएच मुझे मेंटेन रखनी है तो मेरा एसिड और पीएच इक्वल होना चाहिए, तो मेरी सॉइल न्यूट्रल रहेगी। अब हाई रेनफॉल एरिया के अंदर क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से इनकी लीचिंग हो जाती है। सो यहां पर मैं लिख सकती हूं इन हाई रेनफॉल एरिया एसिडिक सॉइल इज क्रिएटेड या कॉज्ड बाय लीचिंग ऑफ बेस फॉर्मिंग कैटायंस लाइक, अब इसमें अब बेस फॉर्मिंग कैटायन, एग्जामिनर को क्या पता कौन सा बेस फॉर्मिंग कैटायन, लाइक या एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, मैग्नीशियम Mg2, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट Ca2CO3 लिख सकते हो आप, तो इनकी लीचिंग हो जाती है। दूसरा, हाई रेनफॉल एरिया के अंदर वेजिटेशन ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर, ड्यू टू द अक्रेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, नेचुरली एसिडिक होता है, ठीक है, नेचुरली ये एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन हाई रेनफॉल एरिया सॉइल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, अब आप ये थोड़ी लिखोगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेचुरली एसिडिक, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिक एसिड, फ्यूल्विक एसिड इन द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने आंसर लिखना है, वो टेक्निकल वर्ड्स आपने लिखने हैं। अब मैंने बात की थी कि डायग्राम की, कि आप डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आप एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने H प्लस आयन, Fe प्लस Al प्लस, इन सबको क्या दिखा दिया ऐसे डोमिनेटिंग कंडीशन में, और लीचिंग शो कर दी किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की, इनकी लीचिंग शो कर दिया आपने। तो यहां पर देखते ही मुझे पता लग रहा है कि इनकी डोमिनेंस हो रही है, इनकी लीचिंग हो रही है, और उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। सो इस तरीके के टेक्निकल वर्ड्स, डायग्राम, एग्जाम्पल, देखो हमने एग्जाम्पल भी यूज कर लिया, डायग्राम भी बना दिया, मतलब इस तरीके की हैबिट डालनी है आपने कि आप डायग्राम्स को छोड़े ही ना, डेफिनेशन को छोड़े ही ना। जैसे मैंने अभी आपको ग्लाइकोलिसिस का बताया, तो जैसे मैं क्वेश्चन दे रही थी व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, अब बहुत बच्चे, ग्लाइकोलिसिस जो है रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, they will just write glycolysis is the first step of
respiration where a carbohydrate is converted into pyruvate. So that is very generic. अगर आप 11th क्लास के बच्चे से भी जाके पूछोगे वो भी बता देगा. But what should you write? So glycolysis is the first step या first stage of respiration, be it aerobic or anaerobic. First step of respiration, be it aerobic or anaerobic, where a 6 carbon compound, that is glucose, is converted into 3 carbon compound, that is pyruvate, by a 10-step process. एक 10-step प्रोसेस से ये कन्वर्ट होता है. एंड यू हैव टू अंडरलाइन दिस 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट. तो यहां पे आपने एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है. तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी है. और इसके साइड में अगर 150 मार्क्स में क्वेश्चन है तो यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बनाओ, उसमें इसकी साइकिल जो 10-स्टेप प्रोसेस है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है उनको लिख दिया आपने. ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए यहां पर. अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया नाइट्रोजन डेफिशिएंसी पे कि व्हाट इज द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, तो आप लिख देंगे कि लीव्स जो है मेरी येलो हो जाती है इन वी शेप पैटर्न. और यहां पर बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लीव्स येलो हो गई, इन वी शेप पैटर्न छोड़ दिया. आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, क्लोरोसिस इन लीव्स. क्लोरोसिस का मतलब है कि आपका क्लोरोफिल डिग्रेड हो चुका है. क्लोरोसिस इन लीव्स, इन ओल्डर लीव्स, सॉरी ओल्ड लीव्स के अंदर होता है इन वी शेप पैटर्न, इन वी शेप पैटर्न. ठीक है, सो यहां पर अब इसका डायग्राम कैसे शो करोगे, इस तरीके से ड्रॉ करो. एक बॉक्स बनाओ, यहां पर एक प्लांट बनाओ, रूट्स हो गई, ये ओल्डर लीफ हो गई, ये न्यू लीफ होगी. तो आपने यहां लीफ बनाई, यहां से हल्का सा अपने पेन से ही, ब्लू पेन है तो वहां पर शेडिंग कर दो, ब्लू से ही शेड कर दो, बट लीफ से वी शेप पैटर्न फ्रॉम टिप टू बेस ऑफ प्लांट. ठीक है, किस किस प्लांट के अंदर बहुत कॉमन है, कौन सी सॉइल में बहुत कॉमन है, फिर वो यहां पर वो एग्जांपल्स लिख दो आप. तो इस तरीके से आंसर लिखते हो तो एग्जामिनर के पास स्कोप ही नहीं रहता है मार्क्स काटने का. और यहां पर एक चीज मुझे ध्यान रखनी है, स्टिक टू द आंसर क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में पूछा है मुझे उतना ही आंसर देना है, मुझे कहानी नहीं लिखनी है. 150 मार्क्स 150 वर्ड का क्वेश्चन है तो मुझे मेरी मैक्सिमम बात को मिनिमम वर्ड्स में लिखना है. 250 है तो मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना है. हर एक चीज की साइंटिफिक डेफिनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसी पॉइंट में आपकी होनी चाहिए. डायग्राम्स मिस नहीं होने चाहिए, टेक्निकल वर्ड से मुझे हटना नहीं है. यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक क्रिएट कर लीजिए, एक नोटबुक बना लो, उसके अंदर अपने आंसर्स के अंदर इस तरीके से जहां पे आप आंसर लिख रहे हो, एक यूपीएससी की शीट में उसको बना लो, 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ दो. ठीक है, और 150 वर्ड्स का अगर आप आंसर लिख रहे हो तो 2 पेज टारगेट रखो, और 250 का लिख रहे हो तो 3 पेजेस, और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर आपने लिखना है. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि डायग्राम जब भी आप बना रहे हो तो एक स्क्वायर बॉक्स बना दो, उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर आप डायग्राम बनाओ. साथ के साथ आपने क्या करना है, यहां पर जो डायग्राम बना रहे हो ऑलवेज ऑन द राइट साइड, और अगर आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो ये हमेशा लेफ्ट साइड में. हर एक चीज का एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी पॉइंट भी मिल रहा है तो उसका एग्जाम्पल पॉइंट के अंदर ही आप एग्जाम्पल ऐड कर दो. मतलब एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, जहां आपको ध्यान आ रहा है वहीं एग्जाम्पल लिख दो. जैसे मैंने अभी बेस फॉर्मिंग कैटायंस का बताया था तो आपने वहां मेंशन कर दिया. अब जैसे
पॉल्यूटेड सॉइल का हम लिख रहे हैं, पॉल्यूटेड सॉइल या फिर पॉल्यूटेड वाटर का लिख रहे हैं हम कि पॉल्यूटेड वाटर को यूज कर रहे हैं हम इरिगेशन के लिए, सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। सो पॉल्यूटेड वाटर कंटेन हाई मिनरल, सॉरी हैवी मिनरल, फ्लोरीन हो गया, आपका मर्क्यूरी हो गया, तो आप हैवी मिनरल या हैवी मेटल, एग्जांपल मर्क्यूरी, फ्लोरीन, एंड ऑल्सो कंटेन लॉट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल एज वेल। तो वो टॉक्सिक मटेरियल, प्लास्टिक, पॉलिथीन, जैसे प्लास्टिक्स का आप लिख रहे हो, दैट कंटेन योर प्लास्टिक्स, माइक्रोप्लास्टिक्स दैट कम्स फ्रॉम पॉलिथीन बैग, शीट्स, इन सब से आ रही। तो मतलब इस तरीके से आपने आंसर लिखना है कि उसको छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल जहां ध्यान आए वहां पर एग्जाम्पल्स देने हैं आपने। डेफिनेशंस, हमेशा अपने आंसर को डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द डेफिनेशन। चाहे क्वेश्चन में किसी चीज का अगर मान लीजिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एसिडिक सॉइल, सो आपने वहां पर उन एसिडिक सॉइल का आप लिख रहे हो तो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। ऐसा नहीं है कि आप कैरेक्टरिस्टिक से ही सीधा शुरू कर देंगे। साथ के साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको साइंटिस्ट का पता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें किसी की थ्योरी पूछी है, जैसे एसेंशियल मिनरल का मैं कहूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल। सो एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल, दिस क्राइटेरिया वाज गिवन बाय आर्नेन एंड स्टाउट इन 1960। आर्नेन एंड स्टाउट ने दिया था ये, तो उनका नाम मेंशन कर दिया। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी सेज फर्स्ट that deficiency of that mineral can be corrected by only that mineral, supplying that mineral. एग्जाम्पल नाइट्रोजन, अब यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिया कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो नाइट्रोजन से ही ठीक होगी। बट यू ऐसे नहीं शुरुआत करनी है कि शुरू में ही क्राइटेरिया लिख दिया, द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल। स्टार्ट विद दैट, द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल वाज गिवन बाय आर्नेन एंड स्टाउट इन दिस ईयर, एंड दे स्टेट्स दैट कि द nutrient should be directly involved in the metabolism of the plant. Example, nitrogen involved in protein synthesis, DNA, RNA या फिर nucleic acid synthesis. DNA, RNA कई चीज हो जाएगा तो nucleic acid synthesis. The deficiency of that mineral can be corrected only by supplying that mineral. So nitrogen deficiency can only be corrected by nitrogen. Plant cannot complete its life cycle. ये एक बहुत जेनरिक हो गया। तो प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल आइदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ दैट न्यूट्रिएंट। तो ये चीज मुझे पकड़ के रखनी है। इस तरीके से अगर आप अपने आंसर्स लिखोगे तो यूपीएससी में जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसके अंदर मतलब वो कट ही नहीं कर पाएगा, उसको स्कोप ही नहीं मिलेगा आंसर कट करने, मार्क्स कट करने का। और ये प्रैक्टिस बिल्ड करने से आएगी। ऐसा नहीं है कि आप मेंस के बाद 1 महीने 2 महीने आंसर लिखोगे तो आपके अंदर ये आ जाएगा, नहीं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप आज से ही, अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल है आपका और आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आज से ही आंसर लिखो, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक उठा करके आंसर लिखोगे। जस्ट इमेजिन कि आज आपने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा, सो पीवाईक्यूज देखो, लास्ट 5 ईयर के देख लो, शुरुआत की प्रैक्टिस के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज में आपको मान लीजिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में 3 क्वेश्चंस मिले। सो ट्राई टू आंसर दैट, उनका आंसर लिखो और जो आपने पढ़ा है उससे मैच करो। और वर्ड लिमिट देखो कि आपने टेक्निकलिटी मेंटेन रखी है कि नहीं, आपने एग्जाम्पल डाले हैं कि नहीं, आपने डेफिनेशन डाली है नहीं, और आपने जो पढ़ा है वो ठीक लिखा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। कुछ भी आपने इधर उधर से जाकर के नहीं लिखना है, जो आपने पढ़ा है, जिसमें पढ़ा है उसी का आंसर लिखो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करो, ये चीज हैबिट बिल्ड करने से आएगी। किसी भी चीज का डायग्राम मत छोड़ो। सीड जर्मिनेशन पे भी क्वेश्चन आया है, तो एक सीड इस तरीके से बना करके, इस तरीके से आपने एक लीफ यहाँ बना दी छोटी सी, और यहाँ रूट्स दिखा दिया, तो रेडिकल और ये प्लूमूल लेबल कर दो उसको साथ के साथ, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो ये हैबिट आप बिल्ड करोगे तभी आएगी, क्योंकि वहां जब हम 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में काम नहीं करता है कि मुझे क्या डायग्राम बनाना है, किस चीज को लिखना है, किसको नहीं करना है, किस मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करना जरूरी है। जरूरी इन द सेंस कि वो हाईलाइट होकर के दिखती है वो चीजें,
ठीक है, तो ये अभी से आप बिल्ड करेंगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं कट कर पाएगा। और स्टैटिक सब्जेक्ट में तो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की हैं तो वैसे भी एग्जामिनर के पास स्कोप बहुत कम हो जाता है मार्क्स डिडक्ट करने का। और इसके बाद एक बात और मैं बताऊंगी यहाँ पे, इंटर रिलेट कीजिए टॉपिक्स को। ठीक है, जैसे हम लोग शॉर्ट डे प्लांट्स का पढ़ते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियडिज्म, ये मेरा एग्रोनॉमी में भी आता है और मेरा प्लांट फिजियोलॉजी में भी आता है। तो वो चीज़ आपने वहाँ मेंशन करनी है कि आपने आपका जैसे फाइटोक्रोम, आप एग्रोनॉमी में आंसर लिख रहे हो तो ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ फाइटोक्रोम फ्लावर डिटेक्ट फोटो पीरियड्स, उस पे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। अब जैसे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट हम लोग आंसर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट डे या लॉन्ग डे प्लांट में लिख देंगे शॉर्ट डे प्लांट आर दोज प्लांट विच रिसीव लेस देन 10 आवर ऑफ सनलाइट। नहीं, this is not the correct definition. You have to write short day plants are those plant which receives less than 10 hour of sunlight या फिर which receives less than light less than the critical period, that is 10 hour. The critical period word जरूरी है कि critical period से कम लाइट वो रिसीव कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इंटर रिलेशन जो मैं आपको बता रही थी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप न्यूट्रिएंट्स का लिख रहे हैं, फोटो जैसे मेरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, हार्मोन्स ऐसे होते हैं, जैसे इथाइलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ड्रॉट टॉलरेंस में हेल्प करते हैं। तो ड्रॉट का जब क्वेश्चन आएगा तो ड्रॉट स्ट्रेस पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ पे मैं उन हार्मोन का, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन को मेंशन कर सकती हूँ कि दे हेल्प प्लांट टू ओवरकम द ड्रॉट स्ट्रेस, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो बट ये इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड पार्ट किसका है, प्लांट फिजियोलॉजी का है। मैं लिख कहाँ रही हूँ इसको, ड्रॉट वाले चैप्टर में, जो सॉइल कंजर्वेशन वाला चैप्टर है। तो इस तरीके से आपने इंटर रिलेट करके लिखना है, चीज़ों को में टेक्निकलिटी मेंटेन रखनी है। सो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स यहाँ पर रिवॉर्ड करेगा यूपीएससी। मार्क्स आपके कट ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ पीवाईक्यू ज़रूर कीजिए। एक बार अपना सिलेबस कर लीजिए कंप्लीट, नोट्स बना करके रखिए। ठीक है, हम एक लेक्चर ले लेंगे कि नोट्स कैसे बनाने, तो आप वो बना करके रखिए, अपना नोट्स बना करके रखिए अच्छे से, और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन एंड पीवाईक्यू इज़ द की। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आपने कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप बाद में ज्वाइन कीजिए, बट जब आप कर रहे हो तब तक सिर्फ पीवाईक्यू, अगर आपने सारे 10 साल के पीवाईक्यूज भी कर लिए ना, फॉरेस्ट सर्विसेज के कर लो और इसके कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सो दिस डू दीज थिंग्स एंड पॉइंट्स एंड फिर मुझे बताइएगा कि आपके आंसर राइटिंग में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। और बताने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड गाइडेंस, नोट्स, करंट अफेयर के टॉपिक्स और बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, @monica_yadav_agriculture, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा। और अगर आप मुझसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर स्पेशल जुलाई ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको 2000 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे। ये लिमिटेड पीरियड के लिए। और सबसे खास बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो एडमिशन्स है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, जो नया बैच शुरू हुआ है, 19 जुलाई से शुरू हुआ है और 31 जुलाई को इसके एडमिशन्स बंद हो रहे हैं। तो हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, कोर्स लेने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। और आपको अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर होगा, आप वहां से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये माई लाइव कोड टू परचेज दिस कोर्स, माई लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमारे कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर, मेंटोरशिप सेशन, रेगुलर डाउट सेशन, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और सभी चैप्टर्स के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, कलरफुल रहेंगे, जो कि साथ के साथ रिवीजन शीट्स भी मिलेंगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे। और इतना कुछ आपको अराउंड 20,000 17,000 रुपीज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये 50,000 रुपये का कोर्स अराउंड 17,000 रुपये का मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से आप कोर्स ले सकते हैं। और कोई भी इशू हो तो हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, आप रिगार्डिंग योर फ्री काउंसलिंग के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड टू इंटरेक्ट विद मी, टू ज्वाइन मी, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो मिलते हैं फिर आपसे क्लास में। थैंक यू सो मच।